अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली ब्लूमबर्ग जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उसकी तरफ से जेट-एन-सी और पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा गया, जिसमें जेट-एन-सी की जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो कंपनी इस एयरक्राफ्ट को बनाती है चाइना में, चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जो कि चाइना की एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, इनकी जो एविक है उसके अंडर आती है। उसने मई 2025 के इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया है, जहां पर उनका जो ईयरली प्रॉफिट है उसमें 15% का इंक्रीज हुआ है और जो ओवरऑल ऑर्डर्स हैं एयरक्राफ्ट के उनमें 80% इंक्रीज देखने को मिला है। और ये सब कुछ डायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के बाद हुआ। 7 मई 2025 को जो इस सेंचुरी की सबसे बड़ी एयर बैटल हुई थी, उस कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजल्ट निकला उसके बाद इस चाइनीज कंपनी को ईयरली भी प्रॉफिट हुआ है और इसके जो एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स हैं उनमें भी 80% का इंक्रीज देखने को मिला है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 7 मई 2025 को इंडिया की तरफ से उन्होंने अपना ऑपरेशन सिंदूर जो है उसे लॉन्च किया, जिसके रिजल्ट में 9 जगहों पर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई और 8 के करीब जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं, फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उन्होंने लूज किए। और मेजोरिटी जो इनमें से एयरक्राफ्ट हैं वो जेट-एन-सी एयरक्राफ्ट का टारगेट बने, बिकॉज 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स इसी एयरक्राफ्ट को फ्रंट लाइन्स के ऊपर ऑपरेट कर रही थी। और जो हमने एक किल चेन एस्टेब्लिश की हुई थी उसमें भी जेट-एन-सी जो है वो एक सेंटर पॉइंट था। जैसे ही उस दिन इंडियन एयरक्राफ्ट ने अपने वेपन्स रिलीज किए, रियर में पोजीशनड पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एवेक्स प्लेटफॉर्म थे वो इन एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर रहे थे और इनका जो सारा टारगेटिंग डेटा है उसको डेटा लिंक के थ्रू जेट-एन-सी एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड किया जा रहा था। बिकॉज उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे उन्होंने अपने जो रेडार्स हैं उनको ऑफ किया हुआ था, एक साइलेंट मोड में थे, जिसे एमकॉन भी कहा जाता है, एमिशन कंट्रोल, जिसमें आप अपने एयरक्राफ्ट से निकलने वाली जो एमिशन है उसको कंट्रोल करते हैं ताकि जो एनिमी एयरक्राफ्ट है वो आपको सही तरीके से डिटेक्ट ना कर पाए। तो ये एक कॉम्बिनेशन था सेंसर शूटर ग्रिड का और साथ ही साथ PL-15 की रेंज का, जिसमें इंडियन एयरफोर्स को एक फॉल्स बिलीव हो गया कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो BVR कैपेबिलिटी है उसकी रेंज से बाहर है। उतने में ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी इनको अपने टारगेटिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू ट्रैक कर रही थी और मल्टीपल PL-15s ऑलरेडी फायर की जा चुकी थी, जिन्होंने 1 बाय 1 अपने जो इंटेंडेड टारगेट्स हैं उनको हिट किया। जो सबसे लॉन्गेस्ट किल यहाँ पर अचीव किया गया वो 180 किलोमीटर्स की रेंज के ऊपर था, जिसमें एक राफेल एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स का वो शूट डाउन होकर बठिंडा जो इनका पंजाब में एक सिटी है उसके करीब जाकर गिरा। और बाकी जो इंडिया के ज्यादातर एयरक्राफ्ट हैं वो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में जाके गिरे। तो 7 मई को कहीं ना कहीं इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में तो सक्सेसफुल रहा, जो उनका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि हमने पाकिस्तान में स्ट्राइक करके अपनी जो पॉपुलेशन है उसको सेटिस्फाई करना है। लेकिन उस स्ट्राइक की जो कॉस्ट थी, जो 8 एयरक्राफ्ट फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट लूज किए, उनमें से राफेल एक बहुत बड़े नंबर में थे, उसने इनकी जो सारी इक्वेशन है उसको काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। बिकॉज ये एस्टिमेट लगा कर गए थे कि हम जीरो लॉस के साथ पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स को कैरी आउट करेंगे, और ऑब्वियसली अगर ऐसा हो जाता तो इनके लिए इससे बड़ी प्रोपेगेंडा विक्ट्री नहीं हो सकती थी। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा क्यों नहीं हो पाया? एक तो जेट-एन-सी एयरक्राफ्ट की वजह से, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले ही रिकॉर्ड टाइम में ऑपरेशनल किया अपनी सर्विस में, और दूसरा पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सेंसर शूटर ग्रिड बनाई, जो एक किल चेन हमने एस्टैब्लिश की हुई थी, जिसमें मल्टीपल जो सेंसर्स हैं हमारे, उन्होंने हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि काइनेटिक ऑप्शन को कैरी करते हैं उनके साथ इंटरकनेक्टेड थे। रियल टाइम में डेटा जो है वो आपस में भी शेयर हो रहा था और नीचे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं वहां तक भी, जहां से डिसीजन मेकिंग होनी थी, वहां तक भी डेटा ट्रांसफर हो रहा था। तो ये सारे ऑपरेशंस जिस एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म किए, वो इस पूरी टेक्नोलॉजी को, जिसमें पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है और ऑब्वियसली चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, उसने अब इस टाइम के ऊपर यहाँ पर चाइनीज जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके प्रॉफिट्स और ऑर्डर्स दोनों में बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। और जो एक टैग हमेशा से चाइनीज वेपन्स के ऊपर लगाया जाता था कि ये कॉम्बैट प्रूव्ड नहीं है, कॉम्बैट टेस्टेड नहीं है, आज वो टैग जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री की वजह से फाइनली खत्म हो चुका है। और आज अगर पूरी वर्ल्ड में चाइनीज एयरक्राफ्ट को देखा जाता है तो एज अ कॉम्बैट टेस्टेड प्लेटफॉर्म देखा जाता है और कई मामलों में वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स के इक्वल समझा जाता है। इसका एक तो क्रेडिट जो है ऑब्वियसली एंड सर्टेनली चाइना की इंडस्ट्रियल बेस को जाता है, किस तरह से ओवर द ईयर्स उन्होंने R&D के अंदर पैसा खर्च किया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जो यूनिक और डोमिनेटिंग कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं। और दूसरा जो क्रेडिट है वो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है, जिन्होंने एक्चुअल में इन प्लेटफॉर्म्स को कॉम्बैट में यूज किया और फिर इनसे जो सक्सेसफुल किल्स हैं उनको भी अचीव किया। कॉम्बैट में यूज करना एक डिफरेंट बात होती है और कॉम्बैट में इफेक्टिवली यूज करना एक और बात होती है, जहां पर इवन ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि वेस्टर्न इंजीनियरिंग के मार्वल समझे जाते हैं उनको भी शूट डाउन करके एक रिकॉर्ड केस स्टडी बनाई। तो नो डाउट 7 मई जो है वो काफी एक हिस्टोरिकल इवेंट था, जिसने पाकिस्तान को तो बेनिफिट किया ही है, साथ ही साथ चाइना की जो इंडस्ट्री है
उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है और पाकिस्तान एयरफोर्स का असेंशली एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है कि चाइना अपने जो टॉप ऑफ द लाइन वेपन सिस्टम्स हैं वो कॉन्फिडेंटली पाकिस्तान को सेल कर सकता है, पाकिस्तान को हैंड ओवर कर सकता है और पाकिस्तान फिर इन्हें इफेक्टिवली कॉम्बैट के अंदर यूज़ कर सकता है। बाकी आज जो केस J-10C एयरक्राफ्ट के साथ है, कल को इंशाल्लाह फ्यूचर में यही केस जो है वो J-35 एयरक्राफ्ट के साथ होगा। तो ये सब कुछ विटनेस करना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।